जी स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ये आपकी स्क्रीन में आ रहा है। क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो मैं आपको एस लॉन्ग क्वेश्चन तो करवा ही रहा हूँ, तो एंड में मैं आपको बताऊंगा अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपने कैसे इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। मोमेंट्स के असूल। मोमेंट्स क्या था? लास्ट टाइम क्लास में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था टॉक और मोमेंट ऑफ फोर्स एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो मोमेंट एंड टॉक यानी कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय बॉडी, उसी को ही हम मोमेंट्स कहते हैं। और इसके कुछ रूल हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आप मेन हेडिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, उसके बाद चूंकि ये प्रिंसिपल है तो इसके जो है स्टेटमेंट नीचे हमारे पास मौजूद है। उसमें ये बताया गया है कि एक बॉडी बैलेंस तब होती है जब किसी बॉडी पे टर्निंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है यानी कि टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है उन सब का सम जो है वो जीरो के बराबर हो। रिपीट कर रहे हैं, एक बॉडी बैलेंस तब होती है जब उस पे तमाम टॉर्क्स जितने भी उस पे एक्ट कर रहे हैं उनको आपस में ऐड करें तो उसका सम जीरो के बराबर हो जाए। तो ऐसे सूरत में बॉडी बैलेंस हो जाती है। स्टेटमेंट है, अ बॉडी इज बैलेंस्ड if the sum of clockwise moments acting on the body is equal to the sum of anti-clockwise moment acting on it। क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है ये ऊपर हमने अभी डिस्कस करना है, तो वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखें कि जितने भी मोमेंट्स यानी कि टॉर्क किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, चाहे क्लॉकवाइज हैं चाहे एंटी क्लॉकवाइज हैं, वो अगर आपस में बराबर हैं या उनका सम जीरो के बराबर है तो ऐसी सूरत में वो बॉडी बैलेंस हो जाती है। ये जैसा कि आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है साइड में, जिसमें एक बच्चा जो है वो अपनी मदर के साथ जो है वो सीसॉ ले रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये दोनों बैलेंस हुए हैं क्योंकि टर्निंग इफेक्ट जो कि पैदा हो रहा है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में वो आपस में इक्वल है। और जो राइट साइड में टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है यानी कि इस बच्चे की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है वो आप देख सकते हैं कि अगर ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो पूरी की पूरी रॉड जो है वो क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देगी। तो इसका मतलब है कि इस बच्चे की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है वो हमारे पास क्लॉकवाइज होता है। इसी तरह अगर इसकी मदर जो है वो नीचे की तरफ मूव करे अगर, तो पूरी की पूरी रॉड जो है वो जब मूव करती है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी मदर की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि टर्निंग इफेक्ट दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो ऐसी सूरत में जो है ये सीसॉ बैलेंस हो जाता है। तो यही हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का, कि अगर किसी बॉडी के ऊपर बहुत से टॉर्क्स एक्ट कर रहे हैं तो उनमें क्लॉकवाइज टॉर्क जितने भी एक्ट कर रहे हैं एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यानी कि जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि छोटा बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर एक और बिठा दिया जाए यहाँ पे तो उसका भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा क्योंकि उसकी फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगी और उसका कोई ना कोई मोमेंट आर्म होगा तो टर्निंग इफेक्ट राइट साइड में प्रोड्यूस होगा। दोनों बच्चों की वजह से टर्निंग इफेक्ट को अगर हम सम कर दें तो वो टोटल हमारे पास जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क का सम आ जाएगा। इसी तरह राइट साइड में अगर और बहुत से लोग बैठे हुए हैं तो उनकी वजह से भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, तो उन सब को सम कर दें तो वो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कहलाएगा हमारे पास। तो ये राइट साइड में जो बच्चा बैठा हुआ है इसकी वजह से जो टॉर्क पैदा हो रहा है वो क्लॉकवाइज टॉर्क है हमारे पास, और लेफ्ट साइड में जो मदर बैठी हुई है उसकी वजह से जो टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। अब हम बात करते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होता है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के फौरन बाद जो है वो हमारे पास हेडिंग आनी है क्लॉकवाइज टॉर्क की। अ फोर्स दैट टर्न्स, यहाँ से हमारे स्टार्ट होगा क्लॉकवाइज टॉर्क, जिसमें ए डायग्राम साइड में आप देखें लेफ्ट साइड में ए डायग्राम आपको नजर आएगी स्पैनर की, और जिसमें हम स्पैनर को जो है वो टर्न करता हुआ शो किया गया है। फोर्स ऊपर की तरफ लगी है और स्पैनर जो है वो मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ऐसी सूरत में जब स्पैनर पे फोर्स लगाई जाती है तो नट जो है वो आमतौर पे टाइट होता है, और ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी तो स्पैनर जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो ऐसी सूरत में जितना भी टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा उसको हम क्लॉकवाइज मोमेंट कहते हैं।
तो क्लॉकवाइज मोमेंट स्टार्ट से शुरू होता है। अ फोर्स दैट टर्न्स स्पैनर इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज जनरली यूज्ड टू टाइटन ए नट एज शोन इन फिगर। फिगर ए जो है वो अभी हम एंड में बनाएंगे जब ये सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। आगे है द टॉर्क और मोमेंट, हमने पहले ही बताया था टॉर्क और मोमेंट और फोर्स एक ही चीज़ के दो नाम है। सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 लाइंस जो हैं ये क्लॉकवाइज मोमेंट की हेडिंग में आएंगी, जिसमें हमने ओवरऑल ये बताया कि स्पेनर पे जब हम फोर्स लगाते हैं और स्पेनर को हम मूव करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ऐसी सूरत में जो टर्निंग इफेक्ट यानी कि टॉर्क पैदा होता है उसको हम क्लॉकवाइज टॉर्क कहते हैं या क्लॉकवाइज मोमेंट कहते हैं। उसके फ़ौरन बाद अगर हम देखें तो आगे लिखा हुआ है ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड जो है इसको कट कर दें और यहाँ पे हेडिंग डालेंगे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की। टू लूजन से स्टार्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और ये पैराग्राफ के एंड तक जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है, ये आप बी डायग्राम देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। इस पे फोर्स नीचे की तरफ लगाई जा रही है और आप देख रहे हैं जब फोर्स नीचे की तरफ लगाई जाएगी तो स्पेनर जो है वो घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब फोर्स लगाएंगे स्पेनर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा और नट लूज होगा, तो ऐसी सूरत में जो टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा उसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है फिफ्थ लाइन में, टू लूजन ए नट, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। टू का टी आप बड़ा कर सकते हैं। To loosen a nut, the force is applied such that it turns the nut in the anticlockwise direction as shown in figure B. Figure B जो है वो इसके बाद बनानी है। The torque or moment of the force so produced is called anticlockwise moment. तो एंटीक्लॉकवाइज मोमेंट पूरा लिखने के बाद बी डायग्राम और क्लॉकवाइज मोमेंट जो है फर्स्ट 4 लाइंस लिखने के बाद ए डायग्राम आपने बनानी है। और जो नीचे था बोल्ड हुआ हुआ वो आपकी स्टेटमेंट है। आ बॉडी इज बैलेंस जो है ये हमारी स्टेटमेंट है, जो कि सबसे पहले हमने स्टेटमेंट करनी है। उसके बाद हमने क्लॉकवाइज टॉर्क की 4 लाइंस लिख के ए डायग्राम बनाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की नेक्स्ट 4 लाइंस लिखने के बाद बी डायग्राम बनाएंगे। और लास्ट में ये जो रिमेनिंग पैराग्राफ है नीचे, ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट जो है ये हमारा पैराग्राफ, इसमें हम हेडिंग डालेंगे एट रेस्ट। इस पैराग्राफ में हमने क्या बताना है कि एक बॉडी तब रेस्ट में होती है जब उसमें तमाम जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका सम ज़ीरो के बराबर हो। जैसा कि टर्निंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं इस वक्त, जैसा कि सीसॉ में भी आप देख सकते हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में बराबर हो तो वो रेस्ट की हालत में होंगे, या इसको हम बैलेंस भी कह सकते हैं कि वो बैलेंस हो जाएंगे। तो एक किस्म की आप समझ लें कि स्टेटमेंट को ही दोबारा बताया गया है लेकिन बैलेंस की जगह पे रेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। वो कहता है एट रेस्ट की हेडिंग है एट रेस्ट। A body initially at rest does not rotate if sum of all the clockwise moments acting on it is balanced by the sum of all the anticlockwise moment acting on it. This is known as the principle of moments. तो ये हमारे पास एट रेस्ट की हेडिंग आएगी। तो ओवरऑल आप याद रखें कि एक बॉडी बैलेंस तब होती है या रेस्ट में तब होती है जब उसमें बहुत से टर्निंग इफेक्ट एक्ट कर रहे हों, लेकिन उन सब का सम जो है वो ज़ीरो के बराबर हो, यानी कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों टर्निंग इफेक्ट आपस में बराबर हों तो वो बॉडी बैलेंस हो जाती है। तो ये क्वेश्चन जो था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का, मेन हेडिंग के बाद स्टेटमेंट और उसके बाद 2 हेडिंग्स थी हमारे पास क्लॉकवाइज टॉक और एंटी क्लॉकवाइज टॉक, उसके बाद एट रेस्ट हमारे पास आएगा। नीचे आपको नज़र आएगा एक क्विक क्विज, इसका आंसर आपको नोट्स में मिल जाएगा और नोट्स में पेज नंबर 15 में मिलेगा, वो आप बाद में देख सकते हैं नोट्स ओपन करके। फिलहाल हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। कैन ए स्मॉल चाइल्ड प्ले विद ए फैट चाइल्ड ऑन द सीसॉ। तो एक छोटा चाइल्ड, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर डायग्राम बनी हुई है, छोटा बच्चा जो है वो किसी बड़े बच्चे के साथ या फैट चाइल्ड के साथ जो है वो सीसॉ क्या खेल सकता है। तो ऐसी सूरत में ज़रूरी होता है कि सीसॉ का बैलेंस होना ज़रूरी होता है, उसके बाद वो दोनों आसानी से खेल सकते हैं। अगर बैलेंस नहीं होगा तो फैट वाला चाइल्ड नीचे चला जाएगा और जो हल्का चाइल्ड है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो वो सीसॉ प्ले नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों तरफ का टर्निंग इफेक्ट आपस में बराबर हो।
और टर्निंग इफेक्ट बराबर करने के लिए यानी कि टॉर्क बराबर करने के लिए हमने पढ़ा हुआ है टॉर्क जो होता है वो फोर्स इंटू मोमेंट आर्म होता है। तो अगर हम दोनों का टॉर्क आपस में बराबर कर दें, टर्निंग इफेक्ट इक्वल कर दें, तो वो प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं ऊपर वाली डायग्राम में, चाइल्ड जो है वो हमने दूर करके उसको बिठा दिया सीसॉ में, तो इसका मतलब है उसका फोर्स जो नीचे लग रही है उसका वेट कम है, लेकिन मोमेंट आर्म जो है वो हमने इंक्रीज कर दिया है। एक्सिस और रोटेशन से बच्चे का फासला हमने बढ़ा दिया है। इसका मतलब है राइट साइड का टर्निंग इफेक्ट हमने इंक्रीज किया है। और लेफ्ट साइड का अगर देखें तो ये जो हमारे पास अगर फैट चाइल्ड होता तो वो उसको हमने एक्सिस के पास कर दिया है। उसकी फोर्स तो ज़्यादा है लेकिन एक्सिस और रोटेशन से उसका डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कम है। तो डिस्टेंस के कम होने से टर्निंग इफेक्ट इधर थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, और दोनों तरफ जब टर्निंग इफेक्ट बराबर हो जाता है तो वो आसानी से प्ले कर सकते हैं। तो कैन ए स्मॉल चाइल्ड प्ले विद फैट चाइल्ड ऑन ए सी सॉ? तो हम कहेंगे यस दे कैन प्ले, वो खेल सकते हैं with a yes, a small child can play with a fat child in a seesaw. It is possible if the fat child sits at a small distance from the axis and the small child sits at a large distance from the axis. यानी कि छोटा चाइल्ड जो है वो एक्सिस से दूर चला जाए और बड़ा चाइल्ड जो है वो एक्सिस के करीब आ जाए, तो ऐसी सूरत में टर्निंग इफेक्ट जो है वो बोथ साइड के हम इक्वल कर सकते हैं। और टर्निंग इफेक्ट दोनों तरफ का बराबर हो जाए वो आसानी से प्ले कर लेते हैं। सिमिलरली नीचे वो क्वेश्चन लिखता है टू चिल्ड्रंस आर सिटिंग ऑन ए सीसॉ सच दैट दे कैन नॉट स्विंग, व्हाट इज द नेट टॉर्क इन दिस सिचुएशन? अगर वो स्विंग नहीं कर रहे हैं, बैलेंस हुआ हुआ है, तो ऐसी सूरत में जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में बराबर है। तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को सेटिस्फाई कर रही है पोजीशन इनकी, और क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है आपस में इक्वल है, इसलिए ही वो बैलेंस हुए हुए हैं।